एक गांव में अमित और विवेक नाम के दो भाई रहता है और दोनों का शादी भी हो गया था। पर कुछ महीने पहले अमित की पत्नी मर गई, जिनसे अब अमित अपने बेटे नीतीश के साथ रहता है और खुद खाना भी बनाता है। विवेक की पत्नी रेखा अमित से हमेशा ही जलता रहता था और मजाक भी उड़ाता था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ये तो घर के सारा काम खुद कर लेते हैं, यहाँ तक कि खुद खाना भी बना लेते हैं। अब तो इनकी नाम एक बावर्ची में लिखवा देनी चाहिए। बेचारा अमित विवेक के हरकत को देखकर कुछ नहीं बोलता था और किसी प्रकार सहन कर लेता था। इस बार विवेक की फसल बहुत ही अधिक उपजी हुई थी, जिनसे विवेक और विवेक की पत्नी बहुत अधिक खुश था। जबकि इधर अमित की फसल खेत के कुछ ही भाग में उपजी हुई थी, जिनसे विवेक बहुत ही अधिक उदास था। देखो भाई, तुम अपने फसल को देखकर उदास मत हो। तुम्हारे लिए तो उतना ही फसल काफी है। आखिर तुम अधिक फसल उपजा कर क्या करोगे? मुझे तो लगता है ये हमारे फसल को देखकर इनको तरस आ गया है, इसीलिए ये इतने उदास होकर बैठे हुए हैं। बेचारा अमित इन दोनों की बात सुनकर फिर कुछ नहीं बोलता है और चुपके से अपने घर आ जाता है। अब दोनों अपने अपने फसल को बेचने के लिए मंडी में लेकर आ जाता है। अमित, मैं चाहता हूँ तुम अपने अनाज को लेकर घर चले जाओ, क्योंकि इतना कम अनाज तो कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने अनाज को लेकर घर चले जाओ, क्योंकि इतना अनाज तो हमारे घर में चूहा खा जाते हैं। ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी व्यापारी आ जाता है और फिर इन लोगों से कुछ बोलता है। देखो अमित, इस बार हमारे मोतिहारी जिला में सरसों की बहुत कम उपज हुई है, जिसके कारण तुम्हारे सरसों की अधिक कीमत हुई। लेकिन विवेक, तुम्हारे धान की बहुत कम रुपया हुआ, क्योंकि इस बार हमारे मोतिहारी जिला में धान की बहुत अधिक उपज हुई है। अमित अपने कम सरसों से अधिक रुपया पाकर बहुत खुश होता है, जबकि इधर विवेक अपने अधिक अनाज से कम रुपया पाकर बहुत अधिक उदास हो जाता है। देखिए जी, ये कैसे हो गया? हमारे उतने अधिक अनाज के इतने कम रुपया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो रेखा, तुम घबराओ मत। अब की बार हम भी अपने खेत में सरसों की फसल उपजाएंगे और फिर उसे बेचकर देखना कितना रुपया इकट्ठा कर लेंगे। इस बार विवेक अपने खेत में सरसों की काफी उपज करता है, पर इधर अमित भी विवेक से कई गुना अधिक सरसों की उपज करता है। हमारी इतना मेहनत करने के बाद भी हमारी फसल अमित की फसल से कम है। आप कोई उपाय कीजिए, नहीं तो हमें फिर से ही अमित का मुंह देखना होगा। अब तो इसका एक ही उपाय है रेखा। अब हमें गांव के बगल में रहने वाले रंजन नाम के तांत्रिक के पास जाना होगा, वही हमें कोई उपाय बताएंगे। विवेक अपनी पत्नी के साथ रंजन नाम के तांत्रिक के पास आता है। बाबा, हमें कोई उपाय बताइए जिनसे हम किसी की फसल को नष्ट कर सके। तांत्रिक विवेक की बात सुनकर विवेक के बारे में सब समझ जाता है। देखो बालक, इस गांव के बगल में एक राजधानी नाम के जंगल है। उस जंगल में एक गुफा के पास एक राजेश नाम के जादुई चिड़िया रहता है। वो तुम्हें जरूर ही कोई उपाय बताएगा। विवेक भटकते हुए जंगल में राजेश नाम के जादुई चिड़िया के पास पहुंच जाता है और फिर अपनी सारी बात बता देता है।
देखो विवेक, मैं उसके फसल को नष्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पर मैं उसके फसल को किसी दूसरे रूप में बदल सकता हूँ। हे जदुई चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि अमित की सारा फसल एक कोयला के रूप में बदल जाए। तो ठीक है विवेक, अब मैं तुझे जादुई जड़ी बूटी दे रहा हूँ। तुम इन जादुई जड़ी बूटी को अमित के खेत में फेंक देना। विवेक तुरंत ही अमित के खेत में आकर सारा जड़ी बूटी फेंक देता है। अगले दिन अमित की सारी फसल कोयला बन जाती है और फिर ये सब देखकर अमित रोने लगता है। पापा, आप चुप हो जाइए, आप मत रोइए। जिसने भी ये किया है उसे भगवान जरूर ही सजा देगा। अमित किसी प्रकार अपने मन को मना लेता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। अमित, मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी सारी फसल कोयला के रूप में बदल गई है, इसीलिए तुम बहुत दुखी हो। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं तुम्हारी सारी कोयला 1 करोड़ में खरीदता हूँ। अब अमित अपनी सारी कोयला व्यापारी से 1 करोड़ में बेच देता है और फिर इन रुपयों की सहायता से बहुत सारे खेत और शहर में घर खरीद कर रहने लगता है। इधर विवेक और विवेक की पत्नी रेखा बहुत ही उदास हो जाते हैं और फिर अपने किए गए गलती का पछतावा करने लगते हैं।